अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क में सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हुकूमत जाते ही अपने भाई नवाज शरीफ के पास लंदन रवाना हो गए थे, वो तवील मुद्दत के बाद मंगल के रोज़ मुल्क वापस आए, लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर दोबारा लंदन पहुँच गए। मरियम नवाज भी लंदन पहुँच चुकी हैं, यानी नून लीग की चोटी की सियासी क़यादत इस वक्त लंदन में है। इस वक्त लंदन में आखिर क्या चल रहा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर इससे पहले मुल्क में होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त पर बात करेंगे। मुल्क की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का प्रोग्राम वाज़े कर दिया है और मुल्क भर में जनवरी के आखिर में सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आम इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऐलान से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मुतालबे को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया और 90 दिन के बजाय तकरीबन 170 दिन बाद इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एलामिये के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया है और फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी, जिसके 54 दिन के अंदर इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने इस एलामिये से न सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मुतालबों को मुस्तरद कर दिया, बल्कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मुल्क भर में इंतखाबात के ऐलान से मुताल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने की तजवीज़ दी थी, उसे भी इलेक्शन कमीशन खातिर में लेकर नहीं आया और अब तक इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब तक नहीं दिया है, मगर अपने इलेक्शन प्रोग्राम के तहत जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और साथ ही तमाम सूबों की इंतज़ामिया को इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू करने की हिदायत भी कर दी है। आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज़ को हंगामी मरासिल भेजे हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भी ज़िले इलेक्शन कमीशन से फ़ौरी राबते की हिदायत दें। मगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से मुतमईन नहीं है और इसने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के बाकायदा रद्द-ए-अमल को भी सामने लाया जा रहा है। तर्जुमान PTI के मुताबिक इंतखाबात करवाने की तारीख के ऐलान की बजाय महीने का तकर्रुर बाइस हैरत है। आइन असम्बली तहलील के बाद 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबात का पाबंद करता है। जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज़ा आइनी मुद्दत से बाहर होगी तो 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक 90 रोज़ से बाहर तारीख कौम के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं। PTI को इंतखाबात की दौड़ से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपना जहन वाज़े कर चुकी है, लेकिन क्या उन्हें जस्टिस कादी फायजीसा की अदालत से इस हवाले से किसी रिलीफ की उम्मीद है और पीपल्स पार्टी का इस ऐलान के बाद क्या लाएअमल होगा, इसी पूरी सूरत हाल पर हम सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, शुक्रिया आपका वक्त का। बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ था कि अगर कोई ज़िद है, कोई मजबूरी है, इलेक्शन की तारीख आगे लेकर जानी है तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लेकिन वो कोई तारीख तो बताए। 90 दिन नहीं है तो फिर 95 दिन होंगे, 100 दिन में होंगे, 110 दिन में होंगे, 120 दिन में होंगे, वो तारीख पता लगनी चाहिए। अब अगर तारीख का अंदाज़ा सामने आ गया इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम से, तो क्या पीपल्स पार्टी मुतमईन है इससे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस की डेट दी जाए और 90 रोज यकीनन आइन में ही दर्ज एक मुद्दत है जिस पर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाती रही। लेकिन आपको ये भी पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी फरमाया कि जो मुश्किलात है या अगर कोई ऐसी इंतजामी सिचुएशन है जिसके बायस इलेक्शंस उस मुद्दत के अंदर नहीं हो पा रहे, तो कम अज कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट जल्द अज जल्द अनाउंस करने की जरूरत है। और चूंकि इस मुल्क के अंदर ये पूरा सिलसिला जो जनरल इलेक्शंस की वजह से इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले है, वो भी एक ऐसी सूरत हाल है जिससे मुल्क को निकलने की जरूरत है और प्रॉपर एक प्रोसेस को यहाँ इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो हमारा मुतालबा जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने के हवाले से है। आपके इंट्रोडक्शन पे जो मैंने बातें सुनी उसमें मैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो इस चीज से अखज़ नहीं करती हूँ अलामिये से कि हमारे मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम से कम इलेक्शन की जानिब कदम बढ़ाया है। उसकी डेट तो अनाउंस नहीं की है एलामिया में जैसे आपने फरमाया,
लेकिन अंदिया दिया है कि इस महीने के इस हफ्ते में होगा। मेरा ख्याल है डेट पर बहस या तबसरा किया जा सकता है, लेकिन चूंकि कोई डेट सामने नहीं आई है तो इस चीज को मैं पॉजिटिवली लेती हूं कि कम से कम इलेक्शन का अंदिया दिया गया। तो पीपल्स पार्टी की नजर में शाज़िम अली साहिबा ये बहस नहीं है अब के इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इलेक्शन करवाना गैर आईनी है या आईनी फैसला है? चुने देखिए, हम तारीख से तो निकल गए ना। 90 रोज का एक था जो हम बहुत यकीन के साथ समझते हैं कि आइन की एक प्रोविजन है, एक जगह नहीं है बल्कि 3-4 मर्तबा आइन के अंदर इस बात का जिक्र है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। और आपने देखा है कि हमने पुरजोर इस पर बात की है, मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वफद की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के नतीजे में जो डीलिमिटेशन का एक लंबा प्रोसेस था उसको रिविजिट करके उसमें उसको थोड़ा सा कम किया गया और 2 हफ्ते निकाले गए। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि अगर डीलिमिटेशन प्रोसेस, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझती है कि कानूनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी और उनको कराना ही है, तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से होगी कि एक बार फिर उस डीलिमिटेशन प्रोसेस को देख लिया जाए और कोशिश की जाए कि डीलिमिटेशन के प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। जिस तरह से हल्का बंदियां की जा रही है, कोशिश ये की जाए कि वो कम से कम कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि यकीनी तौर पर ये पूरा अमल चैलेंज होता है, इस पे अपील्स आती हैं और वो प्रोसेस मुश्किल भी हो सकता है, उलझ भी सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितना हो सके इस प्रोसेस को सिंपल रखें और कम से कम लोगों के इस पर एतराज हों, ताकि हम बाकायदा आइन के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद की तरफ जा सके। शाज़ी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत किया गया है। तवक्को ये थी कि जब मरकजी मजलिस आमला का इजलास है तो उसमें कोई मौक़िफ़ वाज़े आएगा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी किसी चीज़ का लिहाज रख रही है या कोई मजबूरी है कि खुलकर टॉप लीडरशिप बात नहीं कर रही? बिलावल साहब ने कहा जरदारी साहब के पास इख्तियार है और उनकी वजह से हाथ बांध रखे हैं, तो उस पर कोई फैसला अभी किया जाएगा या जो एतराज़ात थे जिस हद तक सामने आए हैं इतने ही एतराज़ात हैं पीपल्स पार्टी के? चलिए, हमारी 2 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं बिलखुसूस इन इश्यूज के ऊपर, और एक 25 अगस्त को हुई थी और एक अभी हमारी हालिया लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। और इस पहली और जो अब मीटिंग हुई है उसके दरमियान कुछ टास्क थे जो दिए गए थे, जिसमें से एक टास्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का भी था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद ने मुलाकात की है और वहां पर भी हमारी कुछ कंसर्न्स इलेक्शन के हवाले से उनका तस्करा हुआ। और इसके साथ साथ इसी दौरान ताज हैदर साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और एक सीनियर हमारे मेंबर हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा गया जिसके अंदर सिंध के अंदर होने वाले जो तरक्याती काम थे, जो बिलखुसूस 2022 के सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाहकारी की तमाम तर जो डैमेजेस थे उसको एड्रेस कर रहे थे, वो काम रोक दिए गए हैं। उनके लिए जो जरूरी अहकामात थे जो कि पिछली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, कैबिनेट से अप्रूव हुए थे, उनके अंदर एक रुकावट का जो अमल है वो इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिसको फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नहीं रोका गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट उनसे थी कि देखिए, अगर किसी और सूबे में तरक्की के काम नहीं रोके जा रहे, बल्कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है वो काम करा रहे हैं डेवलपमेंट के, तो वो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पास कर गई है स्कीम्स को, जो अप्रूव कर गई है स्कीम्स को, उन कामों को कैसे रोका जा सकता है? ये केयरटेकर के मैंडेट के बिल्कुल खिलाफ है। और हमने इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा कि प्लीज इसको देखिए, सैलाब एक जगह एक हकीकत है और दूसरा डेवलपमेंट हर इंसान को हर सूबे में, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, गिलगित हो, आजाद कश्मीर हो, हर जगह डेवलपमेंट की जरूरत है। लिहाजा जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती, डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता। तो हम ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अमल है वो उस वक्त से शुरू हो गया है जब से असेंबलियां खत्म हुई हैं और आगे आने वाले इलेक्शंस हम देख रहे हैं जब भी अनाउंस हो। लेकिन इसके दौरान जो पीरियड है, अगर इसके अंदर कामों को रोका जाएगा, उसके अलावा
हमें जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें रुकावट नजर आएगी। इस पे तो आपका ये मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग में, तो हमें यकीनन तशवीश होगी। मुस्लिम लीग नून से जब बात की एक और बड़े एतराज़ पे कि निगरान हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उनकी मर्जी के लोग शामिल हैं, पंजाब में उनकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर जवाब ये था कि ये एतराज़ तो सिंध में भी है कि पीपल्स पार्टी की मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं वो पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं कुछ चीज़ें करते, और फिर कुछ जो वज़रा मुकर्रर किए गए हैं उनके काम भी पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर नहीं हो रहे। उस पर उन्होंने कहा कि ये सुनी सुनाई बातें हो सकती है, लेकिन तासुर तो ये सिंध के बारे में भी मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक। जुनैद, मैं एक्चुअली क्योंकि ये बातें ना मैं समझती हूँ कि जिसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इसका जवाब दिया तो उन्होंने तो ये तो एडमिट कर लिया ना कि जी अच्छा, तो सिंध में भी ये हो रहा है, यानी कि हम तो कर ही रहे हैं, तो एक एडमिशन तो उनकी तरफ से आ गया। और दूसरी बात है कि इस वक्त जो केयर टेकर सीएम है सिंध के अंदर, अगर मुझे बता दे हमारे जो भी साथी हैं मुस्लिम लीग नवाज से कि उनसे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से किस तरीके से जुड़ा है, कभी उन्होंने एज ब्यूरोक्रेट सर्व किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, या कभी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ काम करते रहे हैं, या जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं शाह साहब उनके साथ काम करते रहे हैं, तो किस तरीके से उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि इस वक्त के जो केयर टेकर सीएम है सिंध के अंदर उनका कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरा ख्याल है बड़ा नामुनासिब ये जवाब है अगर किसी ने भी दिया है नवाज लीग से। मैं ज्यादा इस तफसील में जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर आपने मुझे बताया कि उनसे ये सवाल हुआ कि उनसे वाबस्ता लोग इस वक्त भी केयर टेकर जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पंजाब की उसमें नजर आते हैं, तो फिर ये तो सवाल हमें भी पूछने। लेकिन शाह साहब अगर वाबस्तगी का ही मामला है जैसे आप फरमा रही हैं, तो फिर मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब है निगरान, उनको तो फिर सबसे करीब अगर किसी के समझा जाता है तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर उनका कोई मिलना जुलना आसिफ अली जरदारी साहब से है तो वो तो बहुत सारे लोगों का मिलना जुलना आसिफ अली जरदारी साहब से है, लेकिन जो वहां पे काम हो रहा है, जो उनकी कैबिनेट है या वफाक की कैबिनेट है, मैं तो अगर आपको ना भी कहूँ ये बात, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक न्यूट्रल शख्स से आप ये तमाम फहरिस्त ले लें और आप देख लें कि किसका किससे क्या ताल्लुक है, अगर पिछली वफाकी हुकूमत में कुछ चेहरे इस वफाकी केयर टेकर हुकूमत में भी नजर आ रहे हैं, तो ये मैं नहीं कह रही, मुझसे भी ये सवाल हो रहे हैं। मैं भी अभी लाहौर में थी, मुझसे भी सहाफियों ने ये पूछा कि जी क्या वजह है, कुछ नाम लेके उन्होंने कहा कि ये लोग तो नजर आ रहे हैं जिनका ताल्लुक एक बड़ा वाज़ेह एक पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन आपके कोई लोग नहीं है। तो हमने उन्हें ये कहा कि जी केयर टेकर सेटअप में किसी की वाबस्तगी या किसी से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर नहीं आने चाहिए उसूली तौर पर, लेकिन अगर एक जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो फिर मैं समझती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो हमारा एक तकाजा या हमारी एक कंसर्न है वो जायज है। शादी साहबा, जो प्रोग्राम सामने आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी के आखिरी हफ्ते का, इससे क्या अगर पीपल्स पार्टी की बात करें उनका ये खदशा ख़त्म हो गया कि इंतखाबात होंगे ही नहीं, यानी उन्हें यकीन है आपके इस प्रोग्राम के तहत जो तयन किया गया है जिस महीने का, उसमें इलेक्शन हो जाएंगे? जुनैद, माजी की एक हमारी तल्ख हकीकत रही है, तजुर्बा रहा है, जिसकी बुनियाद पर आज भी हम इस तरह की खबरें सुन रहे होते हैं तो हमें तशवीश होती है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा जो है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना मौकिफ रखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 90 डेज में इलेक्शंस हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर 90 डेज में ना कराए जा सके किसी टेक्निकल वजह से तो भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शंस कराए जाएं। हमारा यही मुतालबा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनवरी का, देखिए पहले एक सियासी जमात अंदिया दे रही थी कि फरवरी में होंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि जी ना इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया फरवरी में होंगे, ना मुझे पता है बहैसियत एक पार्टी के सरबराह के, ना अवाम को पता है। तो कोई एक सियासी जमात कैसे ऐलान कर सकती है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे? जो ऐलान है वो आना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि इदारा है इस पूरी एक्सरसाइज को कराने की जिम्मेदारी के हवाले से। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जनवरी में उन्होंने अंदिया दिया है तो ये काबिल कबूल है बात कुछ हद तक, लेकिन अब भी मैं समझती हूँ कि तारीख के हम मुंतजिर हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक तारीख का ऐलान नहीं होता। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा। हम बात करेंगे सीनियर माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
हामिद खान साहब से। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो प्रोग्राम सामने लाया गया है इलेक्शन के हवाले से जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तहरीक इंसाफ क्या करेगी अब इसके रद्द-ए-अमल में? आपकी तरफ से कहा गया है कि ऐलान से मुतमिन नहीं है, किस तरह से चैलेंज करेंगी? चूँकि सदर ने जब ख़त लिखा कि इलेक्शन कमीशन अदालत से रहनुमाई ले, इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर कोई अमल नहीं किया, ख़त का जवाब भी नहीं दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले ही पेंडिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी एक पिटीशन हुई है और पीटीआई की तरफ से कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने का हुक्म जारी किया जाए, लेकिन वो अभी तक पिटीशन लगी नहीं और तकरीबन 5 हफ्ते तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब थे, उन्होंने फिक्स नहीं किया। अब देखें उसको फिक्स करते हैं कि नहीं। ये सवाल फिर वहाँ आएगा कि क्या किसी के पास ऐसा इख्तियार है कि 90 दिन से आगे जा सके, या आइन में दी हुई टाइम लाइन जो है जो वाजे उससे तजाविज़ कर सके, या क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि आइन से बालातर होकर कोई फ़ैसला करे, ये ऐलान करे। ये सारी बातें जो हैं वो सामने आएंगी इसके नतीजे में। तो हामिद साहब, अगर सदर मुमलिकत की इख्तियार की बात हो रही थी, अगर आप और आपकी कानूनी टीम ये समझती है कि सदर के पास इख्तियार था, तो फिर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा, ये इस बारे में हिदायत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट से मशावरत करे या रहनुमाई ले, तो सदर ने तो अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया। फिर नहीं, देखिए, ये इख्तियार ऐसा है जो सरेंडर किया नहीं जा सकता, लेकिन सदर ने जो भी किया वो मुनासिब नहीं था। उनको तो चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने तहलील करने का ऑर्डर पास किया था 9 अगस्त को, उसके साथ ही आइन के मुताबिक तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर कर देते। ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़े कदम नहीं उठाया, हालांकि आइन बड़ा वाज़े था। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा इन्होंने कहा भी, तो वो भी बतौर एक सजेशन के उन्होंने कहा कि ये तारीख मुकर्रर कर दी जाए। गालिबन जो दबाव था उनके ऊपर, उससे मजबूर होकर उन्होंने ये चीज़ कही, लेकिन उनकी नीयत यही थी कि आप 5 नवंबर तक इलेक्शन करा लें, यानी 90 या 89 डेज़ के अंदर अंदर आप इलेक्शन करा लें। तो उन्हें इसके बारे में वाज़े होना चाहिए था, ये उनकी कमज़ोरी रही। लेकिन फिर भी उनके इस एक्शन से कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आप इलेक्शन फ़लाँ तारीख तक करा लें, और उस हवाले से अगर आप गाइडेंस लेना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस भी ले लें। मेरे नज़दीक तो गाइडेंस की ऐसा ज़रूरत ही नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था और सदर का ये वाज़े इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए था। साहब, आपको लगता है कि सदर को वाज़े तौर पर इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन दबाव की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, या फिर ऐसा है कि उनको भी मालूम है कि वो ऐलान नहीं कर सकते इलेक्शन की तारीख का, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के दबाव की वजह से सिर्फ इस तरह का ख़त लिखा? नहीं, मैं समझता हूँ दबाव इस बात का था कि वो इलेक्शन की डेट जो है इलेक्शन कमीशन पर छोड़े, क्योंकि उनका तो इख्तियार बड़ा वाज़े है। तो आइन कहता है उसके लिए उन्हें ना तहरीक इंसाफ से कोई इजाज़त की ज़रूरत थी, ना इलेक्शन कमीशन से या किसी और अदारे से। ये तो आइन उनको ये इख्तियार देता है। लिहाजा उनकी तरफ से ये कमज़ोरी हुई जो उन्होंने वाज़े ऐलान नहीं किया और तारीख नहीं दी। हर सूरत इसके बावजूद भी जो आइन की तरफ से एक वाज़े शिक है, वो तो उसको आप कहाँ ले जाएंगे, उससे आप आगे नहीं जा सकते, ना उसे तजावीज़ कर सकते हैं। कोई भी शख्स और कोई भी अदारा नहीं कर सकता। तो हामिद खान साहब, जिस तरह से अब इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को आपको एतराज़ है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला है उसमें मज़ीद मुकदमात के हवाले से भी खबर आ रही है, फिर 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफ़ा शामिल की गई है, अगर वो उन मुकदमात से बाहर नहीं आ पाते तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इलेक्शन के हवाले से? क्या आपकी जमात जाएगी इलेक्शन में फिर भी, अगर इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही कोई तारीख सामने आती है, या बॉयकॉट करेगी? देखिए, इलेक्शन बाइकआउट करना तो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। वो
इस बारे में तो यही कहा जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान जो है इस वक्त जेल में हैं और बग़ैर किसी वजह के बेकसूर लोगों को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, ख़वातीन को जेल में भेजा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को विक्टिमाइज़ किया, ये केसेस नहीं बनते थे, ये सारे केसेस बनाए गए हैं उनको सिर्फ सियासत से बाहर रखने के लिए, ताकि वो खुलकर इलेक्शन की तैयारी ना कर सके, ना ही इलेक्शन कैंपेन चला सके। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है और बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हो रही है। बहरहाल उनको ये हक हासिल है कि इवन चाहे तो जेल से भी ये अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं और ये इख्तियारात जो है वो ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने बिहाफ पे वाइस चेयरमैन को भी बाइख्तियार करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वाइस चेयरमैन और दूसरे पार्टी वर्कर्स को इस वक्त उन्होंने किसी न किसी बहाने डिटेंशन में रखा हुआ है, केस जाली केस बना के। तो इस तरह से पूरी पार्टी के ऊपर अजीब किस्म का दबाव है, पार्टी के साथ पूरी तरह से उन पर विक्टिमाइजेशन हो रही है, चेयरमैन के साथ हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादती है। लेकिन मैं इसके बावजूद भी कहूँगा कि पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेना है, क्योंकि पार्टी जो है इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सब पार्टी से ज़्यादा मकबूल पार्टी है और इमरान खान साहब सब लीडर्स में सबसे मकबूल लीडर हैं। इसलिए ये उनका हक भी है और उनको अवाम के लिए, अवाम की खातिर इलेक्शन में जाना है और भरपूर हिस्सा लेना है। आमिर खान साहब, आपने भी कहा कि सदर ने जो ऐलान किया था वो मुनासिब नहीं था, तो इस सूरत में फिर अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर सदर खुद ही अपने इख्तियार से पीछे हट गए हैं? देखिए, अदालत ने तो इख्तियार इस्तेमाल करना है जो आइन में कहा गया उसके मुताबिक। अगर कोई ऐसा अदारा है या कोई अहदेदार है वो अपना जो हक है या अपना जो इख्तियार है उससे इस्तेमाल नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदलिया भी नहीं कर सकती। जहाँ कहीं भी आइन की अमलदारी के ऊपर कमज़ोरी नज़र आएगी किसी भी अदारे की, उस कमज़ोरी को पूरा कर सकती है अदलिया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल डेट दे सकती है, डेट देने की मजाज है और वो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट कर सकती है कि फ़लाँ तारीख को आप इलेक्शन कराएं, या वो इलेक्शन शेड्यूल भी दे सकते हैं, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल दिया था 14 मई का। आमिर साहब, सदर मुमलिकत पर दबाव की बात हो रही है, आपने भी उसका जिक्र किया। किस तरह का उन पर दबाव था आपके, अगर इल्म में है आपके ख्याल से? क्या कोई मुलाकातें हुई थी ऐसी जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव था? ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि किस तरह, लेकिन पाकिस्तान की तारीख को अगर सामने रखूं तो मुझे ये नज़र आता है कि किनका दबाव होता है, कौन सी क़ुव्वतें इस मुल्क में आइन से अपने आप को बालातर समझकर आइन की शिकों को बाज़ औक़ात बेवक़्त कर देती हैं और हमारे जो आइनी अहदेदार हैं वो उनसे खौफज़दा होकर आइन पर अमल दरामद नहीं कर पाते। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहले मिसाल नहीं है, बल्कि बहुत पहले भी ये होता रहा। हम तो यही चाहते हैं कि ये मुल्क जो है आइन की पटरी पे चढ़ जाए। इस वक्त तो आइनी दलदल में सारा मुल्क फंसा दिया है उन्हीं क़ुव्वतों ने जो आइन के मुताबिक चलना नहीं चाहती और अपने इख्तियारात आइन से बालातर समझ के वो इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा ये एक मुल्क के लिए बहुत अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि हर मुल्क जो है उसको अपने आइन के मुताबिक हर काम करना चाहिए और उसके दायरे के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। हामिद खान साहब, आपकी मुलाकात भी हुई है जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, क्या मौक़िफ़ है इस वक्त मजमूई सूरत हाल पर उनका? और एक ज़माने में आपका पार्टी से इख्तलाफ भी था, पर आप पार्टी से दूर रहे, उस सारी सूरत हाल पर भी क्या आपकी बात हो सकी है उनसे, उनकी पुराना जो सियासी तर्ज अमल था और अब नए हालात के मुताबिक? देखिए, उसके बारे में तो पहले बात हो चुकी थी जब चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई
मेरी इख्तलाफात के आखिर में, जब उन्होंने खुद चाहा मुझसे मिलना, तो उसमें तो वाज़े मैंने कर दिया था कि मैंने तब भी पहले ये कहा था कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल ठीक नहीं है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आना किसी तौर पर भी ना आइनी मफाद में है ना मुल्की मफाद में है। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो भी आपने किया सो किया और आपने उसका प्रैक्टिकली अपने सामने तजुर्बा करके देख लिया। वो मानते हैं कि गालिबन ये गलती थी। हमने जो भी इक़्तिदार में आना है तो जमहूरी तरीके से आना है, किसी की मदद से नहीं, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं आना। उस हद तक तो उनका मुकम्मल इत्तेफाक है मेरे साथ। जहाँ तक ये मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने यही कहा कि हमें जो है आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन कराने चाहिए और इलेक्शन पर मुसर होना चाहिए कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। एक दफ़ा आप इससे बाहर चले जाते हैं फिर कोई गारंटी नहीं है कि 90 दिन में होंगे या 190 दिन में होंगे। कहने को तो उन्होंने कह दिया कि जी जनवरी के आखिर में कराए जाएंगे, तारीख तो नहीं दी, लेकिन एक बहाना बनाया है उन्होंने 90 दिन, जो कि आईनी जो थी एक ज़रूरत, उसको टालने के लिए एक बहाना बनाया है हल्का बंदियों का। और इससे कोई चीज़ बैद नहीं है कि कोई और बहाना बना के मज़ीद उसको इल्तवा में डाल दें। लिहाजा एक दफ़ा आप आइन के हदूद से बाहर हो जाते हैं तो फिर कोई पता नहीं होता कि कहाँ कब आप आइन की हदूद के अंदर आए। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, नवाज शरीफ क्या वतन वापस आएंगे भी या नहीं, और शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन क्यों गए हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख होगी। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी से, जिनकी पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ मुल्क से अब तक बाहर हैं और उनकी वतन वापसी की बाज़कश भी चल रही है। तलाल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह था कि अभी तो फील्ड ही नहीं लगी तो फिर लेवल प्लेइंग का फैसला कैसे होगा, तो अब तो फील्ड तकरीबन लगने वाली है। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान पर क्या मौक़िफ़ है, कबूल करती है मुस्लिम लीग नून के इस तरह से ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन प्रोग्राम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन किसी भी वक्त होता, हम तो इसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था, एक ऐसा इलेक्शन था जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक ले गया है। और अब पाकिस्तान को एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो साफ और शफाफ हो, पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत दे सके जो इन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सके, और वो क़यादत जो वोट से आए। तो हम तो वेलकम करते हैं और हम हमेशा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो तलाल चौधरी साहब, जो वापसी का मामला है नवाज शरीफ साहब की, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ, जो कि एक ही दिन हुआ था उन्हें क़याम किए पाकिस्तान में, वो कोई पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मशावरत के लिए गए हैं। तो जिस चीज़ का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था, सब जगह से कहा जा रहा था कि इलेक्शन शायद होंगे ही नहीं, होंगे तो ये नहीं पता कब होंगे, उस तक का इम्कान पैदा हो गया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर अभी तक बादल ही मंडला रहे हैं तारीख का ऐलान होने के बावजूद। देखिए, मुस्लिम लीग नून का हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की को भी हेड करेंगे या उसकी कैंपेन को वो रन करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो तो हमेशा ही नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ लंदन में हो या लाहौर में हो, और पिछले 40 साल से या नवाज शरीफ हैं या एंटी नवाज शरीफ हैं। सो नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और इस वक्त पाकिस्तान के जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं जिनसे कोई आम लीडर जिसको हल नहीं कर सकता, अगर किसी में अहलियत है, जिसने पहले भी करके दिखाया है, जो अब भी करके दिखा सकता है, वो नवाज शरीफ है। लोड शेडिंग हो, दहशतगर्दी हो, इकॉनमी हो, गरीब की रोटी हो, और इस मुश्किल तरीन हालात में अगर कोई इससे निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा चलाएगा, पाकिस्तान को फिर से एक दफा उसकी इज्जत बहाल करवाएगा। इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी करके दिखाया था, हम फिर करके दिखाएंगे अगर पाकिस्तान के लोगों ने
नवाज शरीफ पर एक दफा फिर उसी तरह एतमाद किया जिस तरह 2013 में। 4 बरस में तो ये हो नहीं सका जो आप सब कुछ कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ सके। अभी क्या पैगाम रसानी हो रही है लंदन में, उसके बारे में कुछ इल्म है आपको? ख्वाजा आसिफ पहले ही एतराज़ कर चुके थे कि शहबाज शरीफ, इसहाक डार को वापस आना चाहिए। वो 1 महीना वहाँ रहे, वापस आए और आते ही फिर चले गए। देखिए, फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारी इंटरनल जो पार्टी की चीजें हैं। यकीनन मियां नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी ये बहुत बड़ा एक इवेंट होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए और उसकी बाकी चीजें तय करने के लिए बार बार हमारी पार्टी में पिछले 1 माह से लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हर लेवल पर हो रही हैं, हर विंग कर रहा है। तो उसी सिलसिले में अगर शहबाज साहब 1-2 दिन के लिए आए हैं तो ये हमारी इंटरनल मुस्लिम लीग नून के जो चीजें हैं मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, उसकी तैयारी के लिए आए। तो वापसी की तारीख में तो कोई मसला नहीं हो गया नवाज शरीफ साहब की? वापसी की तारीख अनाउंस हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला उसी तारीख को मियां साहब लाहौर आएंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल और सबसे बड़ा इज्तिमा 21 अक्टूबर 2023 को होगा। उससे मुतालिक आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि बड़ा इस्तकबाल ही नहीं किया जाएगा चूंकि वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और परेशान नहीं करना चाहते। देखिए, इस्तकबाल का मकसद है, यकीनन हम नहीं चाहते कोई ऐसी बड़ी जगह हमें चाहिए जिसमें इतने लोग समा सकें, और ये भी हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हो जो कि कम से कम फिर लोगों को पता चल जाए कि वो हर कोई नहीं भर सकता और हर किसी के आने पे लोग इस तरह इस्तकबाल नहीं करते। और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो, अगर उसको पाकिस्तान की सियासत में आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट देख लें, आप पाकिस्तान के लिए किए गए काम देख लें, एटमी धमाके से लेकर मुआशी धमाका CPEC से लेकर गरीब की रोटी से लेकर और सड़कों और कॉलेज स्कूल हर तरह की चीजें 70% ऐसी हैं जिस पर तख्ती नवाज शरीफ या नून लीग की लगी है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 10 साल पाकिस्तान के 75 साल में से निकाल दिए जाए तो 1947 वाला पाकिस्तान बचता है, यानी खंडरात वाला। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा डिलीवर किया है, एक दफा फिर इस मुश्किल हालात में डिलीवर करेंगे और नवाज शरीफ ही दोबारा पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये तलाल साहब, आपका हुस्न नजर है कि आप इसको पार्टी की इंटरनल मीटिंग कह रहे हैं, पूरी पार्टी एक तरफ, 3 लोग एक तरफ। ये तो फैमिली मीटिंग हुई ना, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होंगे सिर्फ, पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, फैमिली में उनके बहुत सारे और भी लोग होंगे ना जी, आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ये वो लोग हैं जिन पर लोग इत्मीनाद करते हैं, तो उनके नाम नहीं पता होने चाहिए पब्लिक को, अगर आप सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं मुल्क की जमात होने का। गुजारिश सुने, देखिए मैं आप कह रहे हैं ना फैमिली की कोई मीटिंग होगी, ये फैमिली की मीटिंग नहीं है। फैमिली में तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और लेकिन सियासत में वही रहता है या जिसको लोग पसंद करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और यकीनन ये सारे लोगों को इन पर पार्टी का भी इत्मीनाद है, लोग भी इन्हें अपना इस पार्टी के बड़े लीडर मानता है। सो मेरा ख्याल है ये पार्टी के मामलात जो हैं वो यकीनन इसमें और भी लोग शामिल होंगे, और पार्टी की कई लेवल्स पर हर मीटिंग्स हो रही हैं और होंगी मजीद। मियां साहब के इस्तकबाल तक हर आदमी को, नीचे से कारकुन से लेकर हर ओहदेदार को इत्मीनाद में लिया जा रहा है, हर ओहदेदार को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और तमाम विंग्स, तमाम ओहदेदार हर लेवल पर इन्वॉल्व हैं मियां साहब के इस्तकबाल के लिए। तलाल साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछता कि क्या नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून को ये खदशा या डर है कि वापस आएंगे तो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है जब तक मुकदमात का मामला हल नहीं हो जाता? लेकिन ये सवाल शायद सही नहीं होगा चूँकि डर और खदशा तो है, इसीलिए तो 4 साल से आए नहीं वापस, वरना आ जाते पहले। अब चीफ जस्टिस के बदलने के बाद आने की डेट का ऐलान किया गया है। अब भी क्या खदशा है मुस्लिम लीग नून को कि उनको मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है नवाज शरीफ को, और फिर जेल भी जाना पड़ सकता है उन्हें, चूँकि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पहले जेल जाएंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ सियासी लीडर हैं और वो किसी भी किस्म के हालात से सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं, और उन्होंने कोई, यहाँ पर उनको हाईजैकर भी बनाया गया और यहाँ पर अकामे पर ताहियात नहल भी किया गया, लेकिन उन्होंने हर तरह के हालात का मुकाबला किया।
उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनके करीबी साथियों को, नाअहलियों से लेके काल कोठरियों तक हर चीज देखना पड़ी। लेकिन उन्होंने सामना किया, खुद भी सबसे पहले खुद एग्जाम्पल बने, फिर उनकी पार्टी ने भी उनके साथ खड़े रही। तो इससे कोई डर नहीं है। और पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो पाकिस्तान के बेटे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा की जरूरत नहीं है, मगर वजारत उज़्मा को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो गरीब की रोटी चला सके, पाकिस्तान की इकोनॉमी चला सके, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग फिर खत्म कर सके और लोगों के लिए जिंदगियां आसान बना सके। उस एक आदमी का नाम नवाज शरीफ है। उसने पिछले 3 अदवार में भी करके दिखाया है, एक दफा फिर करके दिखाएगा। तो तलाल साहब, खबरें आ रही हैं कि सिंध में भी दिलचस्पी है या इस तरह का दबाव है मुस्लिम लीग नून पर कि यहाँ आकर भी इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। उसके लिए क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? क्या मरियम नवाज आएंगी यहाँ पर सिंध में, कराची में जलसे करेंगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी पर इसका फैसला होगा? चूँकि यहाँ पर आपके जो सरकर्दा रहनुमा थे उनको तो मुस्लिम लीग नून ने खुद ही दूर कर दिया है जमात से। तो बज़ाहिर ये नहीं लगता कि सिंध की, कराची की कोई परवाह है मुस्लिम लीग नून को। देखिए, पार्टी ने मेरी और मेरे चंद साथियों की भी ड्यूटी लगाई थी। कुछ दिन पहले मैं भी कराची और सिंध आया था। सिंध में जितनी मुस्लिम लीग नून के लिए गुंजाइश है, मेरे लिए तो वो बड़ा हैरान कुन था। बहुत लोग चाहते हैं कि कराची भी लाहौर जैसा बने, लोग चाहते हैं कि सिंध भी पंजाब जैसा बने, और लोग हमें वोट देना चाहते हैं। हमारा ये मुल्क है, मुस्लिम लीग नून का हक है कि वो जिस तरह बाकी पार्टियां पूरे मुल्क में इंतखाब लड़ सकती हैं या कैंपेन कर सकती हैं, मुस्लिम लीग नून भी सिंध में और कराची में अपने इंतखाबी कैंपेन करे। उसके लिए सारी लीडरशिप आएगी इंशाल्लाह ताला। भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, सिंध में भी हम सरप्राइज देंगे। तलाल चौधरी साहब, किसी भी सतह पर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता है? उनकी तरफ से जो एतराज़ात मुसलसल सामने आ रहे हैं। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये बातें, राब्ते तो पार्टियों के आपस में रहते हैं, मगर किसी खास नुक्ते पर राब्ता है या नहीं, ये तो सीनियर लीडरशिप जो है वो ही आपको बता सकती है। इसके बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं। तो आपने उनके बयानात देखे हैं बड़े खुलेआम? अब तो मुस्लिम लीग नून के बारे में बात हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा सहूलतें मिलने के हवाले से, और फिर सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये सामने आई कि कहा गया आपकी जमात के बारे में कि जब मुश्किल वक्त होता है तो पैर पकड़ते हैं और जब वो मुश्किल वक्त गुजर जाता है तो फिर गला पकड़ लेते हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो नून लीग को है। नवाज शरीफ को पिछले 25 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत हुई है। वो 2002 का नहीं लड़ सके, वो 2008 का नहीं लड़ सके, 2013 का लड़ा, 2018 में उन्हें बाहर रखा, और अभी 23 में भी उनपे कई कोशिश की गई कि उनको बाहर रखा जाए। तो वो 25 साल में जिसको एक दफा इलेक्शन लड़ने दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबसे ज्यादा उसको चाहिए, और हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड को हमेशा वेलकम करते हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बयानात हैं, ये इंतखाबात में माहौल को गर्म करने के लिए हैं। ऐसे किसी बयान का मैं जवाब नहीं दूंगा जिससे तलखी बढ़े, बल्कि मैं तो बात करना चाहता हूं परफॉर्मेंस पे, पाकिस्तान के मसाइल पे। बात बिलावल साहब इस बात पे करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल है वो कौन हल कर सकता है, वो गरीब की रोटी और इकोनॉमी कौन चला सकता है, किसके पास बेहतर प्लान है, कारकर्दगी किसकी अच्छी रही है माजी में। आए हम मुआवजा करें सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलोचिस्तान का, जिनकी हुकूमतें रही उन्होंने डिलीवर क्या किया। आए हम इस बात पे बात करें कि पाकिस्तान के मसाइल हल कौन कर सकता है, किसके पास प्लान है, किसके पास टीम है। तो वो जिसके पास टीम है, जिसके पास प्लान है, वो नून लीग है और नवाज शरीफ है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। गुज़श्ता साल PDM की हुकूमत आने के बाद नैब के कानून में तरमीम की गई, जिसके बाद एहतसाब अदालत में ज़ेर समात दर्जनों केसेस वापस नैब को भेज दिए गए। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने PDM हुकूमत की इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया और नैब को वापस भेजे गए तमाम केसेस 7 दिन के अंदर अंदर इन तरमीम से पहली वाली पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब ने कराची और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में अहम रेफरेंसेस वापस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है।
कराची की एहतसाब अदालत को 90 केसेस वापस मौसूल हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को 80 केसेस वापस भिजवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें से आज 26 केसेस वापस भेज दिए गए, जबकि कल 54 केसेस भेजने का इम्कान है। जबकि लाहौर की एहतसाब अदालत में भी नैब ने अहम सियासी रहनुमाओं के केसेस वापस भिजवाए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं के हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्या कुछ होता रहा, हम इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़ैरोज़की से। अरफा, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और अमली तौर पर अब ये मुकदमा वापस आ रहे हैं, तो फिर अगले चंद दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में आज नैब की जो टीम थी और जो उनके तफ्तीशी अफसरान थे वो आज एहतसाब अदालत पहुंचे, और एक कानूनी तरीक़ेकार होता है इसका। ऐसा नहीं कि नैब की टीम डायरेक्टली जो केसेस हैं वो जाकर एहतसाब अदालत के जज के सामने जो है वो उनके समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दिया जाएगा। उनका एक तरीक़ेकार होता है। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की जो है वो कमरे में आज नैब की टीम पहुँची और उन्होंने डिस्कशन की, कानूनी पहलुओं पर जो है उस पर बात की। 80 केसेस जो हैं वो नैब के इसमें रेफरेंस आए हैं, और उनमें जो कुछ नॉन केसेस, जो मशहूर केसेस, उनमें अगर आप बात कर लें तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 केसेस हैं। तोशा खाना केस है उसमें, और यूनिवर्सल सर्विसेज का केस है। फिर साथ में जो साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ हैं उन पर 2018 में रेफरेंस बना था। साबिक वज़ीर आज़म जो राजा परवेज़ अशरफ हैं उनके ख़िलाफ़ 5 रेफरेंस हैं, और उनमें से एक जो रेंटल पावर का भी रेफरेंस है जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 रेफरेंस आए जिसमें पार्क लेन का रेफरेंस है। तो ये कुछ मशहूर रेफरेंसेस हैं और ये अब एहतसाब अदालत में आएंगे। लेकिन इस जो पहले दिन, जो आज का रोज़ था, उसमें जो जज मोहम्मद बशीर हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने प्रोसिक्यूटर के साथ भी एक इब्तदाई समाअत, इसे आप कह लें, उनके साथ कानूनी मुशावरत की कि कौन सा केस जो है वो किधर रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वाहिद एहतसाब अदालत में ये केसेस नहीं चलेंगे। 3 एहतसाब अदालतें जो है वो बनाई जाएंगी और मुतलका जो केसेस हैं वो उन अदालतों में भेजे जाएंगे। अभी वजारत कानून से जो 2 जजेस हैं एहतसाब अदालत 2 और 3, उनके लिए भी जजेस को जो है वो तैनात किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा, और उसके बाद ये केसेस की जो है वो समाअत बाकायदा तौर पे शुरू होगी। आज जो कुछ केसेस जो सबमिट हो गए थे, जिन पर तारीखें दे दी गई हैं, जो उन पर जो एक जो उनका रिकॉर्ड है नैब ने, जो तफ्तीशी अफसरान हैं जो उन्होंने जमा करा दी, उनमें से फरजाना राजा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का केस था वो जमा हो चुके हैं, जबकि राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर का केस वो जो है वो जमा हो चुका है। इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विसेज का फंड्स का जो केस था वो भी जमा हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें कल जो है वो आज 26 रेफरेंसेस जो है उनका रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया था। अब 54 रेफरेंसेस जो है वो रह गए हैं। कल जज मोहम्मद बशीर, उनके साथ मजीद जो है वो कानूनी पहलुओं पर प्रोसिक्यूटर्स जो है वो बात करेंगे और रिकॉर्ड जो है वो एहतसाब अदालत आता रहेगा। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर जो इन 3 एहतसाब अदालतें हैं उनमें जो मुतल्लिका अदालतों में इन रेफरेंसेस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकायदा समाअतें जो शुरू हों। बहुत शुक्रिया आपका अरफा फ़ैरोज़ इस तफसील के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।